बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को क्लास 10th हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल समय आप लोगों को गंवाना नहीं है और जितना आपने घूमना था घूम लिया। पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दीजिए। ठीक है, टारगेट आप लोगों का 95%। अगर आपने इतना बड़ा टारगेट रखा है तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। आज वीडियो में हम बात करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न को लेकर और आप लोगों के कौन से महत्वपूर्ण गद्यांश है, कौन से महत्वपूर्ण पद्यांश है। संस्कृत के भी गद्यांश पद्यांश बताने वाला हूँ। बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक साथ लेकर आया हूँ, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। कह रहा है कि जो उपन्यास है वो भूले बिसरे चित्र के लेखक है। प्रेमचंद्र, भगवती शरण वर्मा जी, यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा। बताइए, जो भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी, बी। ठीक है, ख जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा यहाँ पे फूले बिसरे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अर्धनारीश्वर के लेखक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद जी की चतुर्सेन शास्त्री हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक है वो है विष्णु प्रभाकर जी हैं। ठीक है, ये याद होना चाहिए आप लोगों को एक क्वेश्चन। आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न ये है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। करा कि कलम का जो सिपाही है उसके लेखक कौन है? अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी इंसा अल्लाह खान की वैद्यनाथ मिश्र। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ठीक है, तो कलम के सिपाही के लेखक क्या है? अमृत राय है। कौन है? अमृत राय। अगर आगे हम बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यह है, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक हैं हरि कृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, विष्णु प्रभाकर जी, जयशंकर प्रसाद जी। बताइए ध्रुव स्वामी नाटक के जो लेखक है वो कौन से हैं? तो ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक वो कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। और देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या है? लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताइए। लहरों के जो राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश, प्रेमगंध, गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? बताइए कमेंट करके। तो मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वें का क। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि प्रयोगवाद प्रयोगवाद की दो विशेषताएं कौन सी हैं? घोर वैयक्तिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज का यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। ठीक है, तो देखिए क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का क भी राइट आंसर होगा और ख भी राइट आंसर होगा। मतलब इसको एक ऑप्शन बनाना चाहिए था कि क और ख दोनों, लेकिन ऑप्शन बना नहीं है। एग्जाम में आपको बना हुआ मिलेगा, टेंशन ना लीजिए। उसमें बोलेगा कि ऑप्शन नंबर तीसरा दे देगा कि क और ख दोनों सही है, तो वो इसी पे क्लिक कीजिएगा आप लोग। क्योंकि घोर जो व्यक्तिगता है ये भी आप लोगों को प्रयोगवाद की विशेषता होती है और यथार्थवादी दृष्टिकोण ये भी है, तो इसलिए क और ख दोनों होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 7वां। निम्न में से रीतिकाल की मुख्य विशेषताएं कौन सी है? अभी हमने प्रयोगवाद की मुख्य विशेषताएं देखा, अभी यह रीतिकाल की कौन सी बताइए? श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, विकल्प क और ख दोनों देश प्रेम की भावना। तो वही क और ख दोनों होगा, क्योंकि श्रृंगार रस की प्रधानता भी होती है, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता भी होती है। ठीक है, इसलिए ग जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखिए अगला प्रश्न क्या है? कर कि शोक विकल रोवहि सब रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमितल बारह ही बारह। करे कि उपयुक्त पंक्तियों में रस है, इसमें करे कि कौन सा रस है? बताइए, शांत रस है, अद्भुत रस के, हास्य रस के, करुण रस होगा। 8वें का क्या होगा राइट आंसर बताइए? तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा? तो करुण रस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा रस? करुण रस। याद रखिएगा इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो प्रश्न नंबर 9 है कि रूपसी तेरा घनकेश पास
में अलंकार है, कह रहा है कि रूपसी तेरा घन केश पास। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार की उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो रूपसी तेरा घन केश पास में कौन सा अलंकार? देखिए रूपसी रस है, रूपक अलंकार। ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो इस तरह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गद्यांश पद्यांश महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अपार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। कह रहा है कि अपार शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? आ, अ, अन, उप। सबको मालूम है कि उपसर्ग जो होता है ना वो आगे आकर अर्थ को पूरा करता है, शब्द को बनाता है। जैसे अपार, तो अलग, पार अलग। तो पार में क्या जुड़ा हुआ है? अ। ठीक है। तो अ क्या हो जाएगा हमारा उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग आगे जुड़ा होता है, ठीक है। 10 मिनट की हो जाएगा ख। कोई प्रत्यय रहता है ना लास्ट का हम लोग लेते हैं, तो और क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन बहुविकल्पी आप लोगों के सामने बताया। अब हम देखने वाले वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आएंगे भाई। महत्वपूर्ण हम लोग देखने वाले गद्यांश। देखिए यह जो आप लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों का यह गद्यांश है। इससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से तैयार कर लेना। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, बहुत बार, हर साल आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। आप पेपर आपके पास होगा और कहीं से भी होगा तो आप देख सकते हो, इसमें जरूर ये प्रश्न पूछा होगा, ठीक है, गद्यांश वाला। और ये तो आप लोगों का तुरंत तैयार हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर के अब गद्यांश हो गए हैं। कह रहा है कि कुसंग का जवाब सबसे भयानक होता है। कह रहा है कि कुसंग का जो ज्वर होता है सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये आप लोगों का गद्यांश उसमें आप लोगों को पेपर में दिया रहेगा। और इसके नीचे प्रश्न आपसे पूछेगा, क्या देखिए, इतना सारा प्रश्न हमसे इसमें पूछ रखा है। पहला कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताइए, मतलब संदर्भ पूछा है। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, जितने के अंदर नीचे अंडरलाइन किया ये सब की व्याख्या करना है। फिर स में 3 पॉइंट दिया। पहला, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। दूसरा, अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझाइए। और तीसरा, कुसंग का क्या प्रभाव होता है ये भी बताना है। चलिए सबसे पहले देखिए, आप लोग तो पहले इसे नोट कर लिए, नोट हो गया होगा गद्यांश। तो इसके नीचे प्रश्न पहला क्या है कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम बताइए, ठीक है। सबसे पहले इसको संदर्भ लिखेंगे। देखिए संदर्भ कैसे हम लोग लिखेंगे इसका। संदर्भ यहाँ पे पहले हेडिंग आप डालोगे, लिखोगे कि प्रस्तुत गदावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गदखंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। मित्रा नामक पाठ से लिया गया है निबंध से, जिसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, ठीक। तो पहला तो आप लोगों का क्लियर हो गया कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ था हमारा कौन? मित्रता। और लेखक कौन थे हमारे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे। फिर है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो ये जितने के नीचे अंडरलाइन किया गया है, मतलब पूरे के पूरे गद्यांश के नीचे अंडरलाइन किया गया, तो पूरे के पूरे गद्यांश का हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं। तो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या आगे डालेंगे और लिखेंगे क्या कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। कह रहा है कि जो बुरी संगति होती है वो एक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर को स्वस्थ को नष्ट कर देता है तथा कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार भयानक अगर आपको बुखार आ जाए तो आपके शरीर को नष्ट कर देगा, ठीक है। कभी कभी तो जान भी ले लेती है, इतना ज्यादा अगर आपको बुखार तबीयत खराब है तो, ठीक है। और आपके बुद्धि व सदाचार मन को भी क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। उसी प्रकार आपका बुरी संगति भी आपको क्या करेगा? नष्ट कर देता है, ठीक है। वही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि मानव जीवन में युवा अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रवृत्ति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बना हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता। कह रहा है कि जो युवा पुरुष पुरुष की संगति होती है तो वो उस प्रकार बढ़ने नहीं देती है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के अगर पैर में आप वो पत्थर बांध दोगे तो वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, हालांकि गिर भी जाएगा। उसी प्रकार बुरी संगति भी मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देती है, उसे प्राय गिराते रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार कुसंगति में लिप्त मनुष्य का पतन होने लगता है। धीरे धीरे मनुष्य क्या होने लगता है? पतन होने लगता है। वो दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है, उसी के रास्ते पे चलता रहता है। इसके विपरीत अगर इसका उल्टा अगर हम बात करें तो अच्छी संगति के बारे में बात करें तो अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसी
सुदृढ़ बांह अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती है। कह रहा है कि इससे अगर अच्छी संगति वाली बात करें तो अच्छी संगति अगर रहेगी आपके पास तो हमेशा आपको सहारा देगी, कभी भी गिरने नहीं देगी। अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती बढ़ाती है। कह रहा है कि आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको सपोर्ट करती रहेगी और जीवन को शुद्ध साहित्य तथा उन्नत बनाती है। ये आप लोगों का रेखांकित अंश का व्याख्या है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरीके से इसे नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर प्रश्न देखें तो 100 में 3 प्रश्न पूछा था, ठीक है। 100 में 3 प्रश्न। पहला कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि युवा पुरुष की संगति में क्या कहा गया है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे स का पहला कि युवा पुरुष की पूरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। ये आप लोगों का अच्छे मित्र की विशेषता है, ठीक है। तो युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है ये तो क्लियर हो गया होगा। युवा पुरुष की जो विशेषता यही कहा गया है कि पूरी संगति होगी तो भाई अवनति के गड्ढे में गिराएगी, अगर अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी, बस। फिर कह रहा है अच्छी संगति से होने वाले लाभों को उदाहरण देकर समझे। कह रहा है कि अगर आपका संगति अच्छी है तो उससे क्या लाभ होगा, उदाहरण देकर समझाना है। तो दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि अच्छी संगति सहारा देने वाली बांह और उसे बांह के समान होती है जो उसे व्यक्ति को जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने में वाली होती है। कह रहा है अच्छी संगति रहेगी तो आपको हमेशा सहारा देगी, ठीक है, और अपने लक्ष्य को आपको प्राप्त करने में आपकी हेल्प करेगी और उसे उन्नति की ओर ले जाएगी, ठीक है। तीसरा कह रहा है यहाँ पे कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए कुसंग का क्या प्रभाव होता है उसको भी लिखिए। तीसरा कुसंग का प्रभाव जो होता है ना बहुत भयानक होता है। ये मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, इसके साथ साथ वो उसकी बुद्धि का भी क्या करता है, क्षय करता रहता है। तो तीनों का हमने आंसर आप लोगों के सामने बता दिया और यह महत्वपूर्ण यहाँ पे गद्यांश समाप्त होता हुआ, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा इसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो गद्यांश हो गया, पद्यांश देखने वाले हैं कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश आपको याद करके जाना है। चलिए आइए पद्यांश की तरफ पढ़ते हैं। देखिए पद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पद्यांश है बहुत ही काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप जाके देख सकते हो 2022 में तो बहुत ये प्रश्न आया था पद्यांश वाला कि सुनी सुंदर बहन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे करी नैन ते सैन तिन्हे समुझाई कछु मुस्काई चली तुलसी तेहि अवसर सोवे सवे अवलोकती लोचन लागू अली अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजूर कंज कली, ठीक है। ये आप लोगों को पद्यांश एग्जाम में देगा, ठीक है। और इसका आप लोगों को संदर्भ लिखना होगा, प्रसंग लिखना होगा, फिर इसकी व्याख्या लिखना होगा, फिर काव्य संदर्भ लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत गद्यांश गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित कवितावली से हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से क्या है, अवतरित है, ठीक है। ये तो आप लोगों का संदर्भ। प्रसंग में लिखेंगे हम लोग कि इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। प्रसंग प्रसंग में लिखे, प्रसंग मतलब ये होता है कि पूरे पूरे पद्यांश में किसकी बात हुई है। तो भाई वो कह रहा है कि सीता जी के बारे में बात हुई है, वो अपने हाव भाव से ही बता देते हैं, ठीक है, कि राम के विषय में, ठीक है, वो बता देती हैं अपने हाव और भाव से ही। देखिए व्याख्या अब इसकी करेंगे, ठीक है। इस पूरे के पूरे जो पद्यांश से इसका व्याख्या हम लोग करेंगे, लिखेंगे आप हेडिंग बनाइए व्याख्या। ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि यह सावले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। कह रहे कि गांव की लड़कियां जो हैं वो आज सीता जी से पूछें कि ये जो सावले और सुंदर वाले रूप वाले जो यह राम है यह कौन लगते हैं तुम्हारे। तो ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभाव को समझ गई। कह रहा है कि सीता जी उनकी बातों को सुनकर समझ गई कि वो पूछना क्या चाहती हैं, ठीक है। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। कह रहा है कि सीता जी कुछ बोले नहीं, अपने मुस्कान से और अपनी दृष्टि से ही सब कुछ उन्हें अपना उत्तर दे दिया। उन्हें मुख से कुछ बोलने की क्या हुई, आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि यह मेरे क्या पति है। उन्होंने लज्जा के कारण, वो बताने में उनको लज्जा लग रही थी इसलिए उन्होंने अपनी दृष्टि और अपने बॉडी लैंग्वेज से ही बता दिया कि हाँ वो मेरे पति लगते हैं, ठीक है।
तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। जैसे उनका उत्तर मालूम चला कि हाँ भाई ये मेरे पति हैं, उनको जैसे मालूम चला ग्राम वधुओं को, लड़कियों को, तो एकटक उनको देखती हुई चली गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। प्राप्त कह रहा है कि वो अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगी। फिर है आगे थोड़ा सा दो लाइन। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था उन लड़कियों को कि मानो कि प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया। मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि जो जैसे सूर्य उदय होता है उसी प्रकार उनका उदय हो गया हो। ठीक है, और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल के सुंदर कलियां खिल गई हो। ठीक है, और नेत्र की जो क्या है सुंदर कलियां खिल गई हो। तो ये आप लोगों का व्याख्या था। इसके बाद काव्य संदर्भ में लिखना पड़ेगा कौन सा भाषा भाषा का यूज किया गया है। तो भाषा यहाँ पे ब्रज भाषा का यूज किया गया है। शैली चित्रात्मक व मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। गुण जो है माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। रस इसमें श्रृंगार रस का, और छंद सवैया, शब्द शक्ति, व्यंजना और अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इतनी सारी चीजें काव्य का संदर्भ में लिखना पड़ता है। ठीक है, तब जाके आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे पद्यांश। आई होप आपको ये पद्यांश क्लियर हो गया। हमने अच्छे तरीके से संदर्भ, प्रसंग और इसकी व्याख्या को हमने डिटेल में बताया आप लोगों को, और याद भी हो गया होगा सुनकर भी, और इसे लिख कर याद करिए क्योंकि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं संस्कृत के गद्यांश से, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए देखिए, संस्कृत का जो गद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। वाराणसी चैप्टर से लिया गया है यह। कह रहा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति या संस्कृत भाषा यस्य केंद्र अस्ति ईता एवं संस्कृत वाडमस्य में संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराज दाराशिको अत्रागम्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत् यत् तेन उपनिषदम अनुवाद पारसी भाषायां कारितः। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए गद्यांश से संस्कृत का, इसे नोट कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और याद करके ही आप एग्जाम में पहुंचिए। ठीक है, सबसे पहले इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ठीक है, किस पाठ से? वाराणसी पाठ से क्या है, उद्धृत है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रसंग। इसका प्रसंग में लिखेंगे इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। कह रहा है कि जो ये गद्यांश है, इस गद्यांश में क्या बताया गया है, तो वाराणसी की इतिहास के बारे में बताया गया है और उसके अवस्थिति के बारे में बताया गया। ठीक है, इसके बाद जाकर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका अनुवाद लिखेंगे। तो देखिए अनुवाद किस प्रकार करेंगे इसका, जो एक गद्यांश था संस्कृत का, तो अनुवाद लिखेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। कह जो वाराणसी नगरी है वह जो संस्कृत भाषा की क्या है, केंद्रीय स्थल है। ठीक है, यहाँ से संस्कृत और साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला है। वाराणसी से ही संस्कृत और साहित्य के बारे में बात करें तो वो यहीं से फैला हुआ है। मुगल युवराज दारिशिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। कौन? तो युवराज कौन? दाराशिको वाराणसी आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का क्या किया था, अध्ययन किया था। वह अनेक ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। कह रहा है कि यहाँ से उस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि यहाँ की जो उपनिषदों का अनुवाद था उन्हें फारसी भाषा में कराया था। ठीक है, तो यह इसका अनुवाद होगा, मतलब कहना यह गद्यांश ये कहना चाहता है। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने व्याख्या भी अच्छे तरीके से देख लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करें तो 2 लाइन का आप लोगों का श्लोक पूछा जाएगा, जो कि बाई फिक्स है, श्लोक तो देगा ही देगा। तो हमने 2 श्लोक बताया है क्योंकि पूछता उसमें कहता है कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। तो एक तो प्रश्न पत्र में ही संस्कृत के पद्यांश के रूप में देता है, तो ये ना कि वही उतार दे, उसमें बोल रखा है कि प्रश्न पत्र में ना आया, इसलिए आपको 2 कम से कम याद करके एग्जाम में जाना पड़ेगा। कौन? पहला 2 सिंपल है कि बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय उभयत्र समो वीर आविर्भाव ही वीरता। कितना सिंपल 2 लाइन का है। या तो ये नहीं, यह याद कर लीजिए। दूसरा यह सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाव भवेत्। तो ये 2 लाइन का आपने बताया श्लोक 2 ठे, आप लोग सिंपल याद कर लीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सारे क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताया। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए थी। वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट करके। वीडियो पसंद अगर आई हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।